Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ड्यूरिंग मार्च टू जून 2020 increased by 23.24% कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2019। अगर हम बात करेंगे कि इस बार मार्च से लेकर जून तक 2020 में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है वो 23.24% से इंक्रीज हुआ है, अगर हम पिछले ईयर के इसी सेशन से कंपेयर करेंगे तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये डेटा किसने रिलीज किया है और वेजिटेबल और फ्रूट का जो एक्सपोर्ट है ये भी जानेंगे कितना कितना होता है। आगे बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, केरला मुल्स सेटिंग अप 100 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर। तो यहाँ पे म्यूल्स का मतलब होता है विचार करना, तो केरला विचार कर रहा है 100 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ सेट करने की इस साल। तो जानेंगे ये किसने स्टेटमेंट दिया है और एफपीओ क्या होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने एफपीओ प्लान करने की बात की है। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फार्मर्स अर्ज टू टेस्ट सीड्स बिफोर शोइंग। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो सीड थे जो चाइना की तरफ से आ रहे थे, जो कि अनकॉन्सोलिडेटेड थे, जो कि हार्मफुल थे हमारे एग्रीकल्चर लैंड के लिए, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला गया कि फार्मर को पहले टेस्ट कराना चाहिए उन सीड्स का लेबोरेटरीज में, उसके बाद कल्टीवेशन के लिए, सोइंग के लिए उन सीड्स को आप यूज में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हर स्टूडेंट एक एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो कि मार्च से लेकर जून का बढ़ा है 23.24% से, अगर हम कंपेयर करेंगे 2019 के मार्च जून के एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले जानेंगे तो ये डेटा रिलीज किया है WTO रिपोर्ट ने। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंडिया एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो शेयर है, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड में 2017 में कितना था, 2.27% एक्सपोर्ट था और 1.90% इंपोर्ट था। मतलब वर्ल्ड में एग्रीकल्चर ट्रेड में जो इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, 2.27% एक्सपोर्ट में और 1.90% इंपोर्ट में, जो कि 2017 का डेटा यहाँ पर बताया गया है WTO के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बार बार WTO की बात आती है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, हेड है इनके पास्कल लेमी। ये फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को ये फाउंड हुआ था, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पर बोला गया है द एक्सपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज ड्यूरिंग मार्च टू जून 2020 वर रुपीज 25,552.7 करोड़ अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ रुपीज 20,733.8 करोड़ ड्यूरिंग सेम पीरियड इन 2019। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मार्च से लेके जून 2020 का जो एक्सपोर्ट हुआ है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का वो हुआ है 25,552.7 करोड़, जो कि 2019 में कितना था, 20,734.8 करोड़, जो कि शार्प इंक्रीज हुआ है 23.24% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले ईयर से, अगर हम कंपेयर करेंगे इस ईयर को। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है इंडिया का, जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं उनका एक्सपोर्ट अब अदर कंट्रीज में बढ़ने लगा है, ये यहाँ पे बात क्लियरली मेंशन की गई है। आगे बोला गया है द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल GDP हैज इंक्रीज फ्रॉम 9.4% इन 2017-18। तो यहाँ पर बात आ रही है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एज ए परसेंटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर GDP भी इंक्रीज हुआ है 9.5
9.4% था 2017-18 में, जो बढ़ के 9.9 हो गया है 2018-19 में। ठीक है, मतलब 2018-19 में 9.9% हो गया है 9.4 से बढ़ के। आगे बोला गया है इन 1950-51 1950-51 में इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट वाज अबाउट 149 करोड़। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट होता था उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो कितना था, 149 करोड़, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया 2019-20 में 2.53 लाख करोड़ हो गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया का। तो यहाँ पर काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है अगर हम 1950-51 के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। आगे यहाँ ये भी बोला गया है इट इज़ आल्सो नोटेड दैट हॉर्टिकल्चर इज अ ग्रोइंग सब सेक्टर। तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर हम बात करेंगे रैंक की तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे है फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में। अब आपको बताना है फर्स्ट पोजीशन में क्या कौन सा कंट्री है जो वेजिटेबल और फ्रूट का प्रोडक्शन करता है, तो आपको उसका नाम बताना है कौन सा कंट्री जो फ्रूट और वेजिटेबल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया से पहले। मतलब इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है, फर्स्ट रैंक पे कौन लाई करता है ये आपको बताना है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फ्रूट और वेजिटेबल का जान लेते हैं एनुअली कितना होता है, तो 8.23 लाख मेट्रिक टन होता है फ्रूट्स, जो कि लगभग 5638 करोड़ का होता है। और यहाँ पर 31.92 लाख मेट्रिक टन वेजिटेबल का एक्सपोर्ट होता है, जो लगभग 5679 करोड़ एनुअली बताया जा रहा है। ठीक है, उस साल में इतना एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल्स का, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बार बार बात आ रही है फ्रूट और वेजिटेबल की, तो आपसे क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको ये बताना है कि हाईएस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है एनुअली। तो आपको 2019-20 का लेटेस्ट डेटा बताना है वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करता है। मैं वेजिटेबल का आपको बताता हूँ, हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल है। 2019 के डेटा की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है वेजिटेबल्स का। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट के ग्रुप में ये वीडियो पहुँच जाए और डेली लेटेस्ट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर उन बच्चों को मिलते रहें। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, केरला मूव्स सेटिंग अप 100 न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है केरला प्लान कर रहा है, विचार कर रहा है कि 100 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ लॉन्च किए जाएं, सेट किए जाएं स्टेट में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है केरला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ एन एम्बिशियस प्लान। एम्बिशियस मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। तो उनके पास एक प्लान है, वो चाहते हैं कि हम 100 नए एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेट करें इस करेंट ईयर में। ये यहाँ पे प्लान किया गया है। जैसा कि आपको पता है अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि 10,000 एफपीओ सेट किए जाएंगे, जिसके लिए गाइडलाइन भी रिलीज कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और एफपीओ क्या होता है, किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्यों में लगा होता है और यही एक चेन बनी होती है जहाँ पर फाइनेंशियल जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो भी होती रहती हैं। तो डायरेक्टली मतलब बोल सकते हो कि बॉटम लेवल पे एग्रीकल्चर फार्मर को सपोर्ट करने के लिए ही एफपीओ बनाए जाते हैं, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो डायरेक्टली फार्मर को मिल सके। ये यहाँ पर कोशिश रहती है एफपीओस की। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे, This will help both farmers and processors to realize their objective in enhancing their income। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एफपीओ लॉन्च होंगे तो ये फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल है और प्रोसेसर के भी हेल्पफुल है, ताकि उनको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा एग्रीकल्चर का और इससे क्या होगा कि उनकी इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कलेक्टिव प्रोसेस में वर्क करेंगे तो जो फार्मर्स की इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बोला गया है इनॉग्रेटिंग द थर्ड एडिशन ऑफ CII केरला फूड समिट एक्सपो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी इनॉग्रेशन हुआ था थर्ड एडिशन ऑफ CII केरला फूड समिट एक्सपो का। CII क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और कॉन्फेडरेशन क्या है, राज्यों का संगठन होता है, उसको हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। तो इस इनॉग्रेशन में ये बात की गई थी, द मिनिस्टर हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री इन ज्वाइनिंग हैंड्स विद फार्मर्स टू एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट। तो वो चाहते हैं
कि फार्मर के साथ हाथ मिला के जितना भी पोटेंशियल है उसको हम यूज़ कर सकें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें हम एग्रीकल्चर फील्ड से, और फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उस 3rd एडिशन ऑफ केरला फूड समिट में बात कही थी। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैज़ डिक्लेयर्ड एन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल पॉलिसी। तो केरला पहला स्टेट बन गया है इस कंट्री में, इस भारत में, जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल पॉलिसी लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल पॉलिसी होती क्या है। तो इसमें नॉर्मली क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ करें जिससे एनवायरनमेंट पे भी कम से कम इफेक्ट पड़े, फार्मर पे भी कम से कम इफेक्ट पड़े। तो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, बनी रहे, लोगों में विश्वास रहे, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन ना हो एग्रीकल्चर फील्ड में जिससे लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो, उनको रोग हो, परेशानियां हो। तो ये सारी चीज़ों से बचाव करने के लिए और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है। तो ये लागू कर ली है केरला ने, जो कि पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है अपने स्टेट में। ये आपको पता रखना है। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ द कंट्री कौन है। तो सिक्किम है, ये आपको पता होगा। अब आपको बताना है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये भी आपको बताना है, जो कि केरला में डिक्लेयर किया गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अब आपको बताना है केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया है, द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दी स्टेट आर मार्केटेड अंडर दी कॉमन ब्रांड केरला ऑर्गेनिक। तो जो भी प्रोडक्ट केरला स्टेट में प्रोड्यूस होगा उसको एक कॉमन ब्रांड के अंडर में लाया जाएगा जिसका नाम है केरला ऑर्गेनिक। इस ब्रांड के अंडर में उस प्रोडक्ट को लाया जाएगा जो कि समर्थन करेगा गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसी का एक हिस्सा है कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी उस पर एक टैग लग जाएगा केरला ऑर्गेनिक का, जिससे क्या होगा उसकी क्वालिटी भी एनहेंस हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इससे ये भी सबको महसूस होगा कि हाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी वर्क कर रही है। इतना सा यहाँ पर बताने वाली बात है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जहाँ पर केरला विचार कर रहा है 100 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेट करने की इस करेंट ईयर में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, फार्मर्स अर्ज टू टेस्ट सीड्स बिफोर सोइंग। तो यहाँ पर फार्मर से बोला जा रहा है कि सोइंग करने से पहले आप सीड की टेस्टिंग करा लीजिए अच्छे से, वो अगर हेल्पफुल है आपकी लैंड के लिए तभी आप उसकी सोइंग कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। ये बात किसने कही है ये जान लेते हैं। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु फूड ग्रेन मार्केटिंग यार्ड, उनके जो CMD हैं एस रेतिनावेलु, उन्होंने ये बोला है कि जो भी ऐसे पैकेट हैं, ऐसे सीड हैं जो अनसॉलिसिटेड हैं, जो कि ओवरसीज से आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, उनको आप पहले टेस्ट कीजिए लेबोरेटरीज में और उसकी एफिकेसी चेक कीजिए। एफिकेसी क्या होती है ये जान लेते हैं। तो प्रभाव उत्पादकता होती है। ठीक है, प्रभाव प्लस उत्पादकता को ही हम एफिकेसी बोलते हैं। तो कितना प्रभाव कर रही है, कितना उत्पादन कर रही है, ये सारी चीज़ें आप पहले जान लीजिए, उसी के बाद आप उसकी शोइंग कीजिए। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट की है CMD ऑफ तमिलनाडु फूड ग्रेन मार्केटिंग यार्ड। आगे उन्होंने बोला है कि सीड टेररिज्म, आपने सुना होगा, सीड टेररिज्म भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आजकल यूज़ हो रहा है। लोग सीड के माध्यम से भी टेररिज्म फैला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है चाइना ऐसा करता है, जो ऐसे सीड तैयार कर रहा है जो कि केवल और केवल अदर कंट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं, जिससे जो कंट्री इन सीड्स को यूज़ करेगी, जो फार्मर्स इन सीड को अपने लैंड में यूज़ करेंगे, उनकी लैंड अनफर्टाइल हो जाएगी और बैरन हो जाएगी, जिससे आगे 1-2 साल बाद प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रोसेस होता है जहाँ पर एक वॉर खेला जाता है, बायोलॉजिकल वॉर का ही रूप है ये, जिसको सीड टेररिज्म बोलते हैं। इसी के बारे में उन्होंने बताया है कि रेतिनावेलु ने बोला है कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी ISTA ने अभी हाल ही में एक वार्निंग इशू की थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया भी था। उन्होंने ये बोला था कि
consequence of sowing unsolicited seed and the resultant impact of food production, द स्प्रेड ऑफ क्रॉप डिसीज एंड रिलेटेड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनके अगर आप शोइंग करेंगे तो रिजल्ट में आपको फूड प्रोडक्शन आपका इम्पैक्ट हो जाएगा, डिसीज हो जाएंगे, क्रॉप में बहुत सारे डिसीज फैल जाएंगे जिससे आपकी जो अच्छी क्रॉप है वो भी खराब हो जाएगी। उसके बाद हेल्थ इश्यू आने लगेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ऐसे सीड यूज़ करेंगे जो कि अनसोलिसाइटेड हैं, जो कि संवेदनशील है, जिनमें कुछ ना कुछ मिलावट एडल्ट्रेशन पहले से किया हुआ है। तो आपको इसीलिए उन सीड्स को पहले चेक कराना होगा लेबोरेटरीज में, उसी के बाद आप यूज़ कर पाओगे। ये बात कही है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु फूड ग्रेन मार्केटिंग यार्ड। इतना आपको पता रखना है। आगे ये भी बोला गया है, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम सच वार्निंग द तमिलनाडु फूड ग्रेन marketing yard has made it mandatory for farmers to get the seed tested in a laboratory before using it for cultivation। यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस जारी किया है, ये बोल सकते हैं कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी फार्मर अब शोइंग करेगा सबसे पहले वो सीड को टेस्ट कराएगा लेबोरेटरीज में, तभी वो उसकी कल्टीवेशन उसकी सोइंग कर पाएगा। ये यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। आगे बोला है, फार्मर शुड रिफ्रेन from using non-native seeds for fencing fodder crop as it could suppress the core crop। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फार्मर्स को चाहिए, रेफरेन मतलब क्या होता है, रेफरेन मतलब होता है कुछ करने से अपने आप को रोकना। तो फार्मर्स को अपने आप को रोकना चाहिए ऐसे नॉन नेटिव सीड जो अपने देश के नहीं है, ठीक है, अपने इंडिया नेटिव के नहीं है, ऐसे सीड को यूज़ करने से खुद को रोकना चाहिए, चाहे वो फॉडर क्रॉप हो चाहे वो फेंसिंग हो। उससे क्या होता है कि ये हमारी जो भी आपकी कोर क्रॉप है उसको भी इफेक्ट डालते हैं, उसको भी सप्रेस करते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसे सीड कम से कम यूज़ करो। अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको टेस्टिंग के बाद आप यूज़ कर सकते हो। ये बात यहाँ पे कही गई है रेतिना वेलू ने, ठीक है, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तमिलनाडु फूड ग्रेन मार्केटिंग यार्ड के। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, ICAR सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि CIFRI किस शहर में स्थित है। द सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI इज लोकेटेड एट बैरकपुर ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा भागीरथी 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। तो कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर लोकेटेड है बैरकपुर में सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका ईस्टर्न बैंक में है रिवर गंगा के। ये आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आ सकता है कि सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन है, नेशनल गोट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नेशनल गोट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हो, राष्ट्रीय बकरी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से टाइप कीजिए इसका आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पे। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।